स्वरा भास्कर, जो हमेशा अपने खुले विचारों और मेरा शरीर मेरी मर्जी वाले बयानों के लिए जानी जाती थी, अब खुद अपने सिद्धांतों को पीछे छोड़कर कट्टरपंथियों के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। हाल ही में उन्होंने एक ऐसे मौलाना से मुलाकात की जो लड़कियों की शिक्षा को हराम बताता है। लेकिन सवाल यह है कि फेमिनिज्म की ध्वजवाहक स्वरा भास्कर को ये बदलाव क्यों करना पड़ा? तो आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी ताकत बने। तो पहले ये वही स्वरा थी जो हर मुद्दे पर अपनी राय रखने से नहीं चूकती थी, चाहे वो सीए का विरोध हो, अयोध्या का फैसला हो या ट्विटर पर किसी को ज्ञान देना। उन्होंने खुद को फ्री स्पीच और फेमिनिज्म की सबसे बड़ी समर्थक घोषित कर दिया था। लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं, मैडम आपकी वही आजादी वाली बातें कहाँ गईं जब आप ऐसे लोगों से मिल रही हैं जो महिलाओं को पढ़ाई के अधिकार से भी वंचित करना चाहते हैं? तो हुआ यूं कि स्वरा भास्कर ने हाल ही में एक फोटो शेयर की जिसमें वो एक ऐसे मौलाना के साथ बैठी हैं जो कहते हैं लड़कियों को अकेले स्कूल भेजना हराम है, चाहे वो हिजाब पहने हो या ना पहने हो। अब सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाए। ट्रोलर्स बोले, स्वरा मैडम आप तो फेमिनिज्म और आजादी की बात करती थी, तो फिर इन कट्टर विचारों का प्रचार करने वालों के साथ चाय क्यों पीने पहुंच गईं? लोगों ने स्वरा की तुलना कटरीना कैफ से कर दी। एक यूजर ने लिखा, कटरीना शादी के बाद सिंदूर, बिंदी और ट्रेडिशनल लुक में नजर आती हैं, वहीं स्वरा शादी के बाद ऐसे कपड़े पहनती हैं कि खुद मौलाना भी कहते होंगे, वाह मैडम आप तो हमारी टीम में आ गईं। एक और ने लिखा, कटरीना ने धर्म बदलकर भी हमारी परंपराओं को अपनाया, लेकिन स्वरा जो हिंदू थी ने शादी के बाद वो सारे विचार छोड़ दिए जो वो खुद सोशल मीडिया पर फैलाती थी। स्वरा के पुराने विवाद भी इस मौके पर याद किए जा रहे हैं, जैसे अयोध्या फैसले पर उनका बयान कि हम ऐसी सरकार के अधीन हैं जिसे संविधान पर भरोसा नहीं है। भारत के खिलाफ उनके बयानों और पोस्ट पर भी लोगों ने सवाल उठाए। लोग अब पूछ रहे हैं, स्वरा जो खुद फ्रीडम और सेक्युलरिज्म की मसीहा बनती थी, वो अब ऐसे लोगों की विचारधारा को क्यों अपनाने लगी? तो सवाल यह है कि स्वरा के इस कदम के पीछे असली वजह क्या है? क्या ये उनकी राजनीति में एंट्री की तैयारी है या फिर ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है ताकि लोग उन्हें फिर से नोटिस करें? आपको क्या लगता है, क्या स्वरा भास्कर का ये कदम उनके सिद्धांतों का अंत है या ये उनकी कोई नई चाल है? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों आज हम और आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि श्रीदेवी का मर्डर हुआ था या उनकी मौत एक एक्सीडेंट थी। देखिए, वो बोनी जी और बेटियों के साथ दुबई गई थी और एक शादी को अटेंड करने के लिए। कुछ दिनों तक ये सब उस शादी में बिजी रहे और फिर 24 फरवरी 2018 को बोनी जी अपनी बेटी के साथ मुंबई चले गए। मुंबई पहुंचकर उनको श्रीदेवी की बहुत ज्यादा याद आने लगी और उन्होंने श्रीदेवी को फोन किया और कहा कि मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। और अचानक बोनी जी में 18-20 साल के लड़के की आत्मा घुस गई और उन्होंने डिसाइड किया कि वो सीधा दुबई जाएंगे, श्रीदेवी जी को बिना बताए और उनको सरप्राइज देंगे और उनको बताएंगे कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं। अच्छा, इधर जब बोनी जी अपनी बेटी के साथ मुंबई चले गए तो श्रीदेवी दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर्स होटल में शिफ्ट हो गयी, रूम नंबर 2001 में। तो बोनी कपूर के मुताबिक वो होटल में पहुंचे 6:15 बजे शाम को और उन्होंने श्रीदेवी को सरप्राइज दिया और दोनों ने एक दूसरे को हग किया, किस किया और दोनों ने तकरीबन 15 मिनट तक बातें की। तो जब श्रीदेवी ने बोनी कपूर से 15 मिनट तक बातें की तो इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर है कि श्रीदेवी जी बिल्कुल सही सलामत थी, होश में थी, एकदम चंगी थी। अब बोनी जी ने उनको कहा कि मैं आपको डिनर पर लेकर चलता हूँ, आप तैयार हो जाओ। श्रीदेवी बाथरूम में चली गई फ्रेश होने के लिए और बोनी जी क्रिकेट देखने में मस्त हो गए। और वो क्रिकेट देखने में इतने मस्त हो गए दोस्तों कि तकरीबन 1.25 घंटे तक उनको श्रीदेवी की याद ही नहीं आई। उनको ये याद ही नहीं रहा कि श्रीदेवी बाथरूम के अंदर गई थी। कमाल है बोनी सर, ऐसी कौन सी सोच में डूबे हुए थे? खैर वो तो आपको पता होगा, बट 6:15 से 8 बजे तक जब श्रीदेवी बाहर नहीं आई तो बोनी जी ने वहीं से बैठे बैठे आवाज लगाई कि आप कहाँ हैं? उनको कोई रिप्लाई नहीं मिला तो फिर वो बाथरूम के पास गए। उन्होंने फिर आवाज लगाई, उनको फिर भी कोई रिप्लाई नहीं मिला तो फिर उन्होंने दरवाजा खटखटाया, नॉक किया। बोनी सर, जब आप आवाज लगा रहे थे और आपको अंदर से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था तो फिर आप दरवाजा क्यों नॉक कर रहे थे? आपको सीधा दरवाजा खोल देना चाहिए था। खैर, इतनी देर बाद फाइनली 1.25 घंटे बाद बोनी जी ने दरवाजा खोला और कमाल यह है कि बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था। तो बोनी जी अंदर गए और बोनी कपूर जी ने देखा कि श्रीदेवी जो 5 फीट 7 इंच की थी वो 5 फीट 1 इंच के बाद टब में डूबी हुई थी।
कमाल है सर, आप प्रोड्यूसर बढ़िया हो पर स्क्रिप्ट राइटर बढ़िया नहीं हो सर। तो खैर हमें ये बताइए सर कि 5 फीट 1 इंच के बाथ टब में 5 फीट 7 इंच की औरत कैसे डूब गई सर? अगर वो पूरी अंदर भी चली गई थी तब भी तकरीबन 1 फीट ऊपर गर्दन रहेगी। और डूबने का तो मतलब ये है कि जहाँ आदमी हाथ पैर मारता है, बचने की कोशिश करता है, बट इतना ज्यादा पानी होता है कि अपने आप को बचा नहीं पाता, डूब जाता है। तो श्रीदेवी उस बाथ टब में कैसे डूब गई सर, जिसमें सिर्फ 1 या 1.5 फीट पानी होता है? हमें ऐसा लगता है सर कि श्रीदेवी शायद जानबूझकर मुड़कर सिकुड़कर पानी के अंदर बैठ गई होंगी डूबने के लिए, क्योंकि और तो कोई तरीका बनता ही नहीं सर, है ना सर? कमाल है सर, आप प्रोड्यूसर बढ़िया हैं बट स्क्रिप्ट राइटर बढ़िया नहीं है सर। खैर, तो इसके बाद बोनी जी कहते हैं कि वो घबरा गए और उनकी समझ में नहीं आया कि क्या करें। कमाल है सर, बीवी से इतना प्यार करते थे फिर भी बीवी के मरने के बाद आपको ये तक समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए। एक्चुअली सर हम आपको बताते हैं कि अगर कोई नॉर्मल आदमी वहाँ होता तो वो क्या करता। वो जैसे ही अपनी बीवी को बाथ टब में डूबे हुए देखता तो वो चिल्लाता, सिक्योरिटी को बुलाता और कहता कि भाई मेरी बीवी इसमें डूब गई है, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। और फिर वो उसको एम्बुलेंस में डालता और हॉस्पिटल लेकर जाता और डॉक्टर से कहता कि जल्दी चेक करिए, जल्दी देखिए, हेल्प कीजिए। और शायद अगर वो मर गई होती तो डॉक्टर्स ये डिक्लेयर कर देते कि भाई आपकी बीवी मर चुकी है। बट आप तो कमाल के आदमी हो सर, आपने जैसे ही देखा आपको फौरन 100% गारंटेड पता चल गया कि श्रीदेवी मर चुकी हैं। उनको कहीं हॉस्पिटल वगैरह ले जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कमाल है सर, आप प्रोड्यूसर बढ़िया हो बट स्क्रिप्ट राइटर बढ़िया नहीं हो सर। खैर, तो उसके बाद बोनी जी सुबह के 3 बजे तक यानी 7-8 घंटे विचार करते रहे, सोचते रहे कि बोनी जी करें तो क्या करें। और इस बीच उन्होंने अपने कई दोस्तों को फोन किया और उनको बताया कि भाई श्रीदेवी जी 5 फीट 1 इंच के बाथ टब में डूबकर मर गई, मैं क्या करूं। और सारा डिस्कशन वगैरह करने के बाद सुबह तकरीबन 3 बजे बोनी जी ने होटल स्टाफ को इन्फॉर्म किया कि भाई मेरी बीवी बाथ टब में डूबकर मर गई है। पुलिस आई और श्रीदेवी जी की बॉडी को लेकर गई। उनका पोस्टमार्टम हुआ और फिर बोनी कपूर जी को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। उनका बयान लिया गया। बयान लेने के बाद जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनके होश उड़ गए। उनकी समझ में नहीं आया कि भाई करें तो क्या करें। हस्बैंड कह रहा है कि भाई मैं बाहर ही बैठा था, मेरी बीवी बिल्कुल भली चंगी थी, बाथरूम के अंदर गई थी और फिर 5 फीट 7 इंच हाइट की मेरी बीवी 5 फीट 1 इंच के बाथ टब में डूबकर मर गई। उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे बस का नहीं है ये केस सॉल्व करना और हम इस केस को पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास भेज देते हैं। तो यानी कि हालात ऐसे बन गए थे कि शायद बोनी कपूर कभी इंडिया वापस नहीं आ पाएंगी। खैर, बताया ये जाता है कि इंडिया से बहुत बड़े बड़े दुर्राम खान लोगों ने फोन किया और रिक्वेस्ट की कि इन भाई साहब को इंडिया वापस आने दीजिए। और तब जाकर दुबई हुकूमत ने उनको परमिशन दी अपनी बीवी की बॉडी लेकर इंडिया जाने की। अनिल अंबानी का प्राइवेट प्लेन गया और उनको वापस इंडिया लेकर आया। अब इंडिया आने के बाद होना ये चाहिए था कानूनन के तहत कि श्रीदेवी का पोस्टमार्टम दोबारा होना चाहिए था, लेकिन बोनी कपूर ने वो नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया सर? क्या प्रॉब्लम थी सर? जब एक दफा दुबई में पोस्टमार्टम हो चुका था तो अगर इंडिया में भी हो जाता तो क्या प्रॉब्लम हो जाती सर? कुछ डर था क्या सर? खैर, तो बिना पोस्टमार्टम किए ही कानून का उल्लंघन करके श्रीदेवी का अंतिम कार्यक्रम कर दिया गया। अब आप लोग ये दीप्ति जी का फोटो देखिए बोनी कपूर और श्रीदेवी जी के साथ। ये श्रीदेवी जी की बहुत बड़ी फैन है और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला हुआ है कि श्रीदेवी का मर्डर हुआ है। दीप्ति जी ने कुछ पेपर्स भी सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किए हैं, आप जरा उनको भी देख लीजिए। दीप्ति के मुताबिक ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दुबई की है और इसमें क्या लिखा है जरा गौर से पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि श्रीदेवी के साथ क्या हुआ था। ये रिपोर्ट दीप्ति ने सुप्रीम कोर्ट में भी सबमिट की है। अब इस केस की जो सबसे खास बात है दोस्तों वो हम आपको बताते हैं। श्रीदेवी की एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी 240 करोड़ की और उस इंश्योरेंस के पैसे बोनी कपूर साहब को तभी मिल सकते थे अगर श्रीदेवी दुबई में या गल्फ में कहीं मरे। और बोनी जी का तो आपको पता ही है कि वो जिंदगी भर कर्ज में डूबे रहे हैं। जब सहारा श्री का कर्जा उनके ऊपर था तो सहारा श्री जेल पहुंच गए और जब उन्होंने कहा कि भाई मुझे पैसे चाहिए तो बोनी कपूर जी के पास चले गए। जी से लेकर सहारा को फारिग किया और बोनी कपूर की बदनसीबी देखिए कि उसी वक्त में जी के साथ भी प्रॉब्लम्स शुरू हुई। तो जाहिर सी बात है कि जी ने भी बोनी कपूर पर प्रेशर डालना शुरू किया कि भाई साहब सब लौटाइए। उसी वक्त में श्रीदेवी जी की दुबई में मौत हो गई और दीप्ति के मुताबिक वो 240 करोड़ रुपए बोनी कपूर को मिल गए और वो मिलते ही बोनी कपूर जी फुल फॉर्म में आ गए। हिंदी में भी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, मलयाली में भी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, तमिल में भी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब उनकी बल्ले बल्ले हो गई। दीप्ति जी के मुताबिक वो इस केस का सच सामने लाने के लिए लड़ती रहेंगी। हमारा सैल्यूट है दीप्ति जी को जो अब तक श्रीदेवी को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रही हैं, जबकि उनकी बेटियां चुपचाप बैठी हुई हैं। खैर दोस्तों, अब आप ये डिसाइड करिए कि श्रीदेवी का मर्डर हुआ था
या उनकी एक्सीडेंटल मौत थी। हमने आपको सब कुछ बता दिया है जो दीप्ति जी अपने केस में कह रही हैं। आप भी अपनी बात कमेंट में जरूर रखिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज